नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका कौशल। आज बहुत ही खास मेहमान से आज मैं आपको मिलवाऊंगी। हमारे साथ हैं कांग्रेस की विधायक रेणु जोगी जी। वैसे तो रेणु जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किसी परिचय की मोहताज, लेकिन अजीत जोगी जी द्वारा नई पार्टी बनाने के बाद जितनी चर्चा अजीत जोगी जी की इस प्रदेश में हो रही है, पॉलिटिक्स में हो रही है, उतनी ही चर्चा रेणु जोगी जी की भी हो रही है। हाल ही में कांग्रेस ने जब नया दायित्व बांटा तो रेणु जी उप नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कांग्रेस में थी, लेकिन वो दायित्व लेकर किसी और को दे दिया गया। उसके बाद और रेणु जी की चर्चा बहुत तेज हो गई है। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस में ही रहने वाली हैं या जोगी जी की पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगी। कई सारे सवाल लोगों के मन में। तो आज रेणु जी आपसे रूबरू होंगी। उनके साथ ही हमारे एक पैनल भी है पत्रकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का, उनसे भी आपका तारुफ में करा देती हूँ। हमारे साथ प्रदीप शर्मा है, सीनियर जर्नलिस्ट है, विशाल यादव है, एडिटर इन चीफ ग्लिट्स.in है, मधुकर द्विवेदी जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं देश के और बहुत बारीक नजर रखते हैं राजनीतिक विषयों पर। हमारे साथ सुखनंदन बंजारे हैं, ग्लिट्स.in के ब्यूरो चीफ हैं, और हमारे साथ आर कृष्णा दास जी भी हैं जो भी बहुत सीनियर लीडर हैं और इन सारे मसलों पर अपनी बारीक नजर रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैम, स्वागत है आपका। हमारे हाजिर हो का ये फॉर्मेट है कि ये जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है ये आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपको इनको सौंप दूँ उसके पहले मैं 2-3 सवाल मेरे मन में आपको लेकर हैं रेणु जी। मैंने शुरू में ही जैसा कहा, बिल्कुल ताज़ा जो घटनाक्रम है उससे हम शुरू करते हैं अपना शो, कि आप उप नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अभी कांग्रेस में लीड कर रहे थे। बड़ा दायित्व होता है, ये भी एक बहुत अच्छी सौम्य छवि आपकी रही है। और राजनीति में दुश्मन ज़्यादा होते हैं, ऐसा कहते हैं, दोस्तों के साथ दुश्मनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपका ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि आपके दुश्मन कहीं हमको टकराते नहीं है जब हम लोग निकलते हैं टोल लेने। लेकिन बावजूद इसके जोगी जी की नई पार्टी बना लेने का ये नुकसान आपको शायद हुआ है कि कहीं पार्टी में विश्वास घट गया आपके ऊपर से, तभी उपनेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व है वो कवासी लखमा जी को दे दिया गया। इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि वर्ष 2013 के चुनाव के बाद हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी और उन्होंने उस समय महिला सशक्तिकरण का सोचकर संभवतः मुझे नेता का पद दिया था। उस समय श्रीमती अंबिका सोनी जी, श्री अजय माघन जी भी आए थे पर्यवेक्षक के रूप में। और इस बार हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बदल गए हैं, राहुल गांधी जी बन गए हैं। तो जो उन्होंने उचित समझा, चुनाव आने वाले हैं तो पार्टी को, संगठन को मतलब मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। इसे मैं सहर्ष स्वीकार भी करती हूँ और इसका सम्मान करती हूँ, क्योंकि जिनको बनाया है श्री कवासी लखमा जी, वो मुझसे सीनियर हैं राजनीतिक रूप से और 4 बार के विधायक भी चुने हैं और सुदूर बस्तर के अंचल से आते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं जी। लेकिन हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि अगर अजीत जोगी जी ने एक नई पार्टी बना ली है, उनका अपना एक वोट बैंक है इस प्रदेश में, लेकिन उन्हीं की फैमिली से आप हैं, उनकी धर्मपत्नी है और कांग्रेस में आप लीड कर रही थी किसी हैसियत से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदे की ही बात थी, कहीं नुकसान का कोई मतलब नहीं था। आपका कहना ठीक है, आप ऐसा मान रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश किया कि आपकी विश्वसनीयता कम हुई है कांग्रेस में। जोगी जी हमारे इस शो में बोल के गए थे, अभी मैं आपको शुरुआत में बता रही थी कि देर सवेर रेणु जोगी जी मेरे साथ आएंगी, क्योंकि मेरा उनसे 40 साल का नाता है, वैवाहिक संबंध है। आप कितना इस बात से वास्ता रखती हैं? जी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा भी, परंतु जैसा मैंने हमेशा कहा है कि मैं कांग्रेस के टिकट पर ही चुनकर विधायक 3 बार बनी हूँ। जी जी। तो वर्तमान में और अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, जी जी, जोगी जी यद्यपि एक परिवार है हम लोग, पर उनकी पार्टी में मैं वर्तमान में जाऊँ। लेकिन बीच में एक बार आपने मंच शेयर किया उनके साथ और उसको लेके भी बहुत हंगामा हुआ, तो वो क्या था, मतलब कैसे आप चले गए उनके साथ? इनके जोगी जी के गृह ग्राम जोगीसार में नवाखाई का पर्व हमेशा मनाया जाता है। पिछली बार भी मैं गई थी जब नई पार्टी का गठन हो गया था। जी जी। पर इस बार किसी वजह से, या तो पत्रकार, समाचार पत्रों में पत्रकार बंधु वहाँ थे, उन्होंने इस न्यूज़ को फोटो सहित हाईलाइट किया कि मैं एक ही मंच पर बैठी हूँ उनके साथ, पर वो एक मतलब पूरा पारिवारिक, जी जी, नवाखाई का एक पारंपरिक
त्यौहार था और जब मुझसे कारण बताओ नोटिस भी मुझे मिला तो मैंने यही जवाब उसका दिया। जी, ये एक आपके साथ लेकिन अभी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती होगी कि एज ए हस्बैंड वाइफ आप कहीं हैं मौजूद और लोग उसको पॉलिटिकल एक रंग देने की भी कोशिश कर देते होंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे सारे वरिष्ठ साथी आपसे अब सीधे रूबरू हो। तो मधुकर जी, कृष्णदास जी, सवाल था आपसे कि जोगी जी के साथ आप इतने लंबे समय से पारिवारिक रिश्ते में तो हैं ही, रंग भी थोड़ा थोड़ा आप पे चढ़ने लगा, ऐसा लग रहा है कि आपकी साड़ी का रंग भी उसी तरीके से हो गया है। कई जगहों पे हमने देखा है पिंक नहीं लेकिन ये गुलाबी रंग है, हाँ जी, ये लाल रंग है। मैंने इसका शुभ कार्य के लिए जी जी। वैसे आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? लाल ही है, इसीलिए मैंने ये साड़ी पहनी। मैं प्रियंका जी के प्रश्न को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। एक छत के नीचे आप लोग रहते हैं, एक डाइनिंग टेबल में आप लोग बैठ के खाना खाते हैं, दो अलग अलग आइडियोलॉजी पॉलिटिकल, ये कैसे आप मैनेज करते हैं चीजों को कि कभी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होता है या मतभेद होते होंगे, तो ये कैसे आपको मतलब कैसे मैनेज होता है ये चीजें, या घर में पॉलिटिक्स चर्चा नहीं होती? हाँ, यही आपने जो अंतिम बात कही, क्योंकि घर में अभी नहीं, जब मैंने ये मैं विधायक भी नहीं थी, मैं डॉक्टर थी, या यानी घर में राजनीतिक कोई चर्चा नहीं होती है। जिस परिवार की बात या आम बात होती है, जब ये कलेक्टर भी थे तो जो भी समस्या मतलब ऑफिस की रहती थी वो कभी घर में चर्चा नहीं होती थी, यानी क्योंकि और मैं समझती हूँ ये एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है या व्यवस्था है कि घर में राजनीतिक या अन्य बातें। जी जी। लेकिन एक चीज़ ये भी है मैम कि कभी ऐसा होता है अमूमन कि घर में जब हम लोग परिवार के रूप में रहते हैं तो कई ऐसे मौके आते हैं कि सलाह लेने की आवश्यकता होती है और हम बहुत निकट लोगों से ही राय मशवरा करते हैं। अब इस सिचुएशन में कभी आपको किसी सलाह की आवश्यकता पड़ती होगी तो अभी भी आप जोगी जी से राय मशवरा तो करते ही होंगे। पर उन्होंने कभी राजनीतिक रूप में मतलब मुझे फोर्स नहीं किया या अपने ये दबाव नहीं बनाया कि मैं उनकी पार्टी में जाऊं, और ये मैं इसके लिए उनका सम्मान भी करती हूँ। उन्होंने ये मुझ पर ही छोड़ दिया कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैम, कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण पद पे आप रही हैं, एज अ कांग्रेस लीडर जोगी जी की पार्टी कितना चैलेंजिंग है आपकी? देखिए, राजनीति में कहते हैं एक सप्ताह का वक्त भी बहुत लंबा होता है, और अभी तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही समय बाकी है, 10-11 महीने, तो क्या होता है क्या नहीं। पर कांग्रेस, मैं हमेशा कांग्रेस की जब बैठक होती है तब भी कहती हूँ, पार्टी फोरम में भी कहती हूँ कि हम लोग जब कांग्रेस विचारधारा के हैं, हमको अपना कार्य और अपना बात जनता के बीच में उसी दृष्टि से जाना चाहिए। और कांग्रेस में रहते हुए मतलब और जोगी जी की पार्टी की दोनों की विचारधारा लगभग समान है, और हम लोगों का मुख्य जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और उसी पर ध्यान लगाकर अपनी बातें या वक्तव्य देना चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने कहा कि मैं कांग्रेस के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ना चाहूँगी, तो और इस तरफ जोगी जी हैं जो अपनी पार्टी लेके तैयार हैं, क्या ये माना जाए कि जोगी जी की जब भी वापसी होगी तो रास्ता रेणु जोगी ही होंगी कांग्रेस की तरफ? देखिए, मैंने कहा अभी तो जैसे राजनीति में एक सप्ताह का वक्त भी बहुत लंबा होता है, और इस बारे में ना कभी विचार हुआ न चर्चा हुई। तो अब देखिए, एक तरह का रहस्य ही रहने दीजिए कि 11 महीने बाद या जब चुनाव नजदीक आते हैं तो क्या होता है। मैं भी कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, तो मैं कुछ इस बारे में टिप्पणी नहीं। लेकिन जब जोगी जी की निष्कासन की बात जब आ रही थी, हटाने की बात जब आ रही थी, पूरा प्रकरण सीडी का जो प्रकरण होता है उसके बाद आपने दिल्ली में पूरी लॉबिंग की, आपने ये कोशिश की कि जोगी जी को कांग्रेस में वापस ले लिया जाए। आप क्या फिर से उस पहल के लिए आप नई रूप से पहल करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर? उस समय मैंने अपनी तरफ से जरूर पहल की थी कि ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना हो। जब अमित को विशेषकर कारण बताओ नोटिस दिया गया तो उसने जो जवाब दिया तो उसका निर्णय मैंने विधायक दल की बैठक में दी और सबको
बोला कि हम लोग उसको AICC भेजें। पूर्व में भी मैं सहयोग से अनुशासन समिति में थी, तो कई प्रकरण थे श्री मनोज मंडावी जी का, और भी पूर्व विधायक जो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे, तो उन सबको AICC भेजा गया और वहाँ से जो भी निर्देश आदेश आया तो हम लोगों ने उसका सम्मान किया। तो यही मेरा कहना था कि इतनी जल्दबाजी में निर्णय न लेते हुए उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। लेकिन आपकी सुनी नहीं गई कांग्रेस में। अब ये पार्टी का निर्णय है और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मधुकर जी, रेणु जी आप कांग्रेस की विधायक हैं, धीरे धीरे चुनाव के दिन में नजदीक आ रहे हैं। आपकी पार्टी आज क्या इस स्थिति में है कि वो छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसमें रेणु जोगी की क्या भूमिका होगी, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होगी? देखिए, पहले प्रश्न का आपका जवाब देना चाहूँगी कि वर्तमान में जब हम लोग ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके प्रति व्यापक असंतोष की भावना है। जैसे 6-6 महीने 9-9 महीने से कई ग्रामों में पेंशन की राशि दिल्ली से नहीं आई है या राज्य से नहीं आई है। इसी तरह मनरेगा रोजगार गारंटी योजना का पेमेंट भी 2-2 साल से ऊपर हो गया है, नहीं हुआ है। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ें हैं पर उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति असंतोष की भावना है। अब चुनाव तक कैसे क्या होगा उसके बारे में तो नहीं कह सकती, और मैं हमेशा आशावादी रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने भविष्य में, और कांग्रेस या कांग्रेस की विचारधारा की सरकार बने, यही उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप अजीत जोगी जी की पार्टी छत्तीसगढ़ कांग्रेस जोगी को कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानती है? अभी तो देखिए, दोनों पार्टियां अपना अपना कार्य एड़ी चोटी का जोर लगाकर कर रही हैं, क्योंकि जैसा चुनाव नजदीक आता जाता है तो भरपूर कोशिश रहती है। सघन जनसंपर्क दौरे चल रहे हैं। अब ये तो चुनाव को जिताने हराने का फैसला जनता ही करेगी, तो इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि उम्मीद जरूर कर सकती हूँ। मैम, बीच में ही चर्चा, उम्मीद क्या कर सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने, और जैसा मैंने कहा पूर्व में भी, मैं भविष्यवक्ता नहीं है, किसकी सरकार बनेगी अभी कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जोगी जी किंग मेकर जरूर बनेंगे, उनकी सरकार बने ना बने, लेकिन वो इतनी सीट्स निकालने का मादा रखते हैं कि वो एक बड़ी डील कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ करना चाहें या कांग्रेस के साथ करना चाहें। चुनौती तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, चुनौती है, क्योंकि अगर 2 ही पार्टी रहती प्रदेश में तो निश्चित ही मतलब ये कहना आसान होता है कि इस पार्टी की सरकार बनेगी, पर ये त्रिकोणीय मुकाबला होने से स्थिति स्पष्ट, मैं तो राजनीतिक अपने को मानती भी नहीं है, ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद। नहीं, आपको बड़प्पन है, पॉलिटिशियन तो आप लगातार जीत रहे हैं आपने सीट को, और आपने तो वो इतिहास रचा है कोटा बाय इलेक्शन जीत के कि जिसको कभी इस प्रदेश में बुलाया नहीं जा सकता। मतलब रमन सिंह जी एज ए चीफ मिनिस्टर पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन जीत के आप ही आई वहां से। रेणु जी, अजीत जोगी जी अक्सर रामायण की चौपाइयों से अपनी बात शुरू करते हैं। मैं भी आपसे एक सवाल रामायण की चौपाई के साथ पूछूंगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर रखिए जारी। जब मनुष्य संकट में होता है उस समय धर्म मित्र और नारी यानी पत्नी उसका साथ देती है। अजीत जोगी जी धैर्य से काम ले रहे हैं, धर्म का आश्रय यानी धर्म की व्याख्या है, लेकिन वो एक रास्ते पे, नैतिक रास्ते पे चल रहे हैं। मित्रों की एक फौज उनके साथ खड़ी हो गई है, सिर्फ नारी ही उनका साथ नहीं दे रही है। ये जो है थोड़ा सा लगता है कि आखिर नारी क्यों नहीं साथ दे रही है।
अजीत जोगी जी अपने नारी का तो 40 साल से साथ दे रहे हैं और आज वो जोगी जी इस स्थिति में, हम संकट तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आज उनको आपकी जरा ज्यादा जरूरत है। क्या बात है, मतलब साफ कहिए ना, खुल करके कहिए ना, पत्नी धर्म इसी को तो कहते हैं। जब इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, मैं संयोग से उसी एक दिन पहले दिल्ली से रायपुर आई थी। इन्होंने मुझसे औपचारिक बातें की और ये निर्णय लेने जा रहे हैं, इन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा तक नहीं। और अगले दिन जब मैंने पेपर खोला तब मुझे जानकारी मिली कि इन्होंने एक नई पार्टी बनाई। और जब इससे मुझे न सिर्फ आश्चर्य हुआ पर एक मन में दुख भी हुआ। इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले मुझे इन्होंने मतलब मुझसे कुछ पूछा भी नहीं है, तो वो चीज अभी तक मेरे मन में है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट से जब राजनीति में आ रहे थे तो उस समय आपसे सलाह लिए थे क्या? जी, उस समय जरूर लिए थे और मुझे खुशी है कि जो सलाह मैंने उसको उस समय दी थी, क्योंकि समय बहुत कम था। इंदौर में कलेक्टर थे और उसी समय उनका ट्रांसफर भोपाल हुआ था। मध्य प्रदेश दुग्ध डेयरी कॉर्पोरेशन के एमडी बनाए। कौन सा सन था ये 1986 जून की बात है और इनका फेयरवेल चल रहा था। नेपालपुर, मऊ और सामेर तहसील थी और वो अपना विदाई समारोह में व्यस्त थे। मैं घर पर थी, हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल कॉलेज में सरकारी नौकरी थी। तो उस समय दिल्ली से कई बार फोन आए, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद कोई मीटिंग होगी इनकी दिल्ली में, इसके लिए फोन आ रहा है। पर बाद में जब मिस्टर जॉर्ज, जो उस समय विंसेंट जॉर्ज, उनसे मेरी रूबरू बात हुई, तब मुझे चिंता भी हुई कि क्या होने वाला है। और तो उन्होंने मतलब बोला कि जल्दी ही इनसे मेरी बात कराएं। और जब ये लौटे रात के करीब 10 बजे, उस समय संचार की इतनी कोई सुविधाएं नहीं थी, तो 12 बजे के पहले इनको निर्णय लेना था कि नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय। तब इन्होंने मुझसे ज़रूर पूछा, क्योंकि घर में उस समय कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं था यार। तो मैंने उनको यही सलाह दी, आपको जो करना है आप करिए। और जहाँ तक 2 बच्चे थे उस समय, तो उनका पालन पोषण का सवाल है। मैं एक शासकीय नौकरी सेवा में हूँ, इतना तो कमा नहीं लूँगी कि परिवार की देखभाल करूँ। आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है, क्योंकि कई बार संभल दिया उन्होंने उस समय जोगी जी को। जी, पुरुष ही काम करते हैं और हाउसवाइफ रहती है मतलब लेडीज। तो मैंने कहा उसकी चिंता ना करें, आप का ये निर्णय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपने उस समय 39 इयर्स के रहे होंगे कि आपने जो मेहनत की IAS की परीक्षा पास करने के लिए, तो ये निर्णय में मैं ना हाँ कहूँगी ना कहूँगी। आप ठंडे दिमाग से खुद सोचिए और जो उचित लगे करें। मैं आपके साथ दोनों परिस्थिति में हूँ। फिर इन्होंने कमिश्नर थे तत्कालीन श्री सुधीर सूद, उनसे भी राय ली और उन्होंने भी कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन, अच्छा अवसर है अजीत और तुम राज्यसभा के सदस्य बन जाओ। उस समय हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम परिवार के नहीं थे ये, कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अंततः इन्होंने मिस्टर जॉर्ज से भी बात की, विंसेंट जॉर्ज से भी, और जो हुआ इन्होंने वो सब आपके सामने है। ये सब 2 घंटे में हुआ ये 2 घंटे में रात के 10 बजे। मिस्टर जॉर्ज उनको सुबह से कोशिश कर रहे थे बात करने की, तो उनकी बात नहीं हो पाई, वो समय खत्म हो गया। रेणु जी मेरे सवाल का उत्तर अधूरा है। हाँ बताइए। अजीत जोगी जी का खुलकर साथ देने में आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी है या फिर किसी दूरगामी सोच का कोई हिस्सा है? दूरगामी योजना कह सकते हैं उसे, किसी
दूरगामी योजना का कोई हिस्सा है? देखिए, जिस पार्टी ने मुझ पर इतना विश्वास किया था और 3 बार टिकट दिया, और दूसरी एक दुविधा ये है कि कोटा विधानसभा देश की एकमात्र विधानसभा है जो आज़ादी के बाद अभी तक वहाँ मतलब वो हारी नहीं है, कांग्रेस ने नहीं हारी। 7 बार श्री मथुरा प्रसाद दुबे वहाँ के विधायक मंत्री सब रहे, 5 बार श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी मंत्री रहे, स्पीकर रहे और विभिन्न पदों पर रहे, और तीसरी बार मैं भी वहाँ की विधायक हूँ। तो एक तरह का क्या कहना चाहिए, एक अटैचमेंट भी है और एक परंपरा चली आ रही है। चुनाव के समय देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ये मेरे को एक व्यक्तिगत वो लगता है कि उस क्षेत्र के साथ जो अभी तक अजेय रहा है कांग्रेस के लिए, वो बना रहे। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जोगी जी की राजनीति में आने का फैसला सिर्फ 2 घंटे में हुआ जी, और आपकी राजनीति में आने की शुरुआत और फैसला कितने घंटे में? मेरे अभी लगभग कैसे हुआ जी, अचानक हम लोग दिल्ली से आए, शाम की फ्लाइट थी, तो मालूम पड़ा कि चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, कोटा उपचुनाव, जिसकी संभावना कम लग रही थी। मतलब समय 6 महीने के अंदर होता है उपचुनाव, पर ये शायद 3 महीने के भीतर ही हुआ। तो श्री बलराम सिंह और अन्य विधायक वहाँ बैठे थे, तखतपुर के विधायक थे। उन्होंने कहा कि मतलब जोगी जी से कि आप इन्हीं को प्रत्याशी बनाइए। सर्वप्रथम उन्होंने ही इस बात को प्रारंभ किया, और वो रतनपुर महामाया के मंदिर है, उसके अध्यक्ष भी हैं थे और आजीवन अब रहेंगे जैसा भी निर्णय हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जीतेगी, नहीं तो मैं अपना इस्तीफा अभी लिखने को तैयार हूँ या नहीं। तो वहाँ से बात शुरू हुई, जो मुझे ध्यान आ रहा है, और फिर टिकट मिलने में जब तक अंतिम दिन तक आ गया, टिकट की घोषणा नहीं हुई। मैं भी कोई उतना मतलब इच्छुक तो नहीं थी, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था राजनीति का और चुनाव लड़ने का, और वो क्षेत्र भी मेरे लिए नया था क्योंकि उधर जाना नहीं हुआ था। अचानक 12:30 बजे दोपहर में फोन के द्वारा सूचना मिली कि जाके फॉर्म भरो, और मैं रायपुर में थी और इतना कम समय था, तो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी तब हमारे छोटे भाई के रूप में घर में थे, और उस समय जोगी जी का सब देख रहे थे। एक्सीडेंट भी हो चुका था, तो ये दिल्ली में थे। फिर हम लोग किसी तरह वहाँ तेज गाड़ी चलाते हुए बिलासपुर पहुँचे, और फोन से यही कहा जो निर्मल शुक्ला जी हमारे अधिवक्ता हैं वहाँ, कि जो फॉर्म आपने मिस्टर जोगी के लिए तैयार किया था 4-6 महीने पहले, मतलब जो भी पुराना जो इनकम और ये सब का थोड़ा सा बदल दीजिए, और वही का वही फॉर्म जल्दी तैयार कर दीजिए। तो उन्होंने किया, मेरे पास इतना ही टाइम था कि जल्दी सब पेपरों में साइन करूँ और कलेक्ट्रेट पे पहुँच जाऊँ किसी तरह अंतिम समय में। तो वो भी एक अकस्मात निर्णय हुआ था। फिर तो आपने एक इतिहास ही रच दिया वहाँ से जीत के। रेणु जी, आपके परिवार में 4 सदस्य हैं। आपके पतिदेव एक नई पार्टी बना चुके हैं, आपके विधायक पुत्र उनका दिन रात साथ दे रहे हैं, आपके पुत्र वधू पार्टी में अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सिर्फ आप ही हैं जो अभी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। घर में सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं, बिल्कुल खैरियत है, और देखिएगा क्या होता है आगे। मैम, एक सवाल मेरा भी है। कांग्रेस की अपन बात करें तो राहुल जी ने जो अभी नई टीम बनाई है, सोनिया जी के आने के बाद आप सारे लोग एक ही मंच पर सक्रिय हैं, ये ठीक है। लेकिन इससे पहले ये बात थी कि यहाँ का जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व है, मैंने कहने मतलब PCC अध्यक्ष है,
उससे लेके कार्यकर्ताओं की काफी नाराजगी थी कि उनकी बात जो है लोगों की बात को नहीं सुन रहे अपने कार्यकर्ताओं की। कुछ ऐसा कुछ मामले में आपने भी राय रखी जो सुनी नहीं गई, जैसा कि आपने बताया। अभी हाल में ही राहुल गांधी जी के बहुत करीबी रहे हैं, अभी जो योगी देवव्रत जी ने जो इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था, उनके नेतृत्व को यही लेकर था। उनका यह कहना था कि जब गुजरात में कांग्रेस की बात करते हैं वो भी, उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि जब गुजरात में हार्दिक पटेल और जिग्नेश से बात हो सकती है तो वो ऐसी ताकतें जो छत्तीसगढ़ में अपना राजनीतिक अस्तित्व रखती हैं, तो ये अजीत जोगी का भी उन्होंने उल्लेख किया था, अपनी नेताओं का भी उल्लेख किया था, तो इनसे कांग्रेस बात क्यों नहीं करती है? आपका क्या कहना है कांग्रेस के फेवर की बात? जी, अब इस प्रश्न का उत्तर माननीय भूपेश बघेल ही बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न उनसे किया गया था और कांग्रेस की बागडोर अभी वही संभाल रहे हैं। हम लोग और व्यक्तिगत तौर पे जो मैं अपनी बात कह सकती हूँ और अपने चुनावी जो मेरा क्षेत्र है, कि मैं हमेशा जोड़ने की राजनीति करती हूँ और मतलब जितने यहाँ तक कि भाजपा के भी लोग इस जितने कार्यक्रम होते हैं सामाजिक और जो विरोधी भी हूँ मेरे, तो उन सब के साथ संबंध सामान्य रूप से चले ये कोशिश करती हूँ और मुझे कोई परहेज नहीं रहता कि इससे बात नहीं करूँ या उसके घर नहीं जाऊँ, सबको मैं जोड़कर साथ लेकर चलने का प्रयास करती हूँ। एक सवाल मेरा ये था कि जब आगामी चुनाव होगा तो सीएम पद की लड़ाई जो हो रही है, बीजेपी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एज ए कैंडिडेट उनके हैं वर्तमान में, योगी जी भी कह चुके हैं कि अपने दल के वे सीएम पद के दावेदार हैं। कांग्रेस में ऐसा कौन सा चेहरा है जो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? आप कांग्रेस से जुड़ी हैं। देखिए, जैसी परंपरा है कि कांग्रेस में विधायक दल तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री पद का मतलब पर बने रहे या बनाया जाए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा अनुभव है उस बारे में कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा वरद हस्त उन पर था और मतलब उन्होंने ही उन्हें उनकी अनुशंसा पर ही विधायक दल का नेतृत्व उन्होंने किया। रेणु जी, सीधा सा सवाल है, अगर श्री अजीत जोगी जी आपको अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, आपसे अनुनय विनय करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि आप उनकी पत्नी भी हैं, आपसे विनती भी कर सकते हैं वो, अगर ऐसा उन्होंने किया तो क्या आप अजीत जोगी जी की पार्टी में शामिल होने का मन बनाएंगे? देखिए, जैसे मैंने अभी अपनी कई मजबूरियां भी बताई आपको, जिस क्षेत्र ने मुझे चुना और पारिवारिक समय आने दीजिए ना, आपके भी मन में जिज्ञासा है, मैं खुद अभी ये तय नहीं कर पाई हूँ कि भविष्य में क्या होगा, और आई थिंक कुछ चीजें हमें ऊपर वाले और समय पर छोड़ देना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि लगातार पिछले 3 इलेक्शन में बीजेपी जीतती रही और अब वो दावा कर रहे हैं कि चौथी बार सरकार बनाएंगे। हर बार जब इलेक्शन के रिजल्ट आते थे मैडम, तो इस तरह के आरोप जोगी जी पे लगाए जाते थे कि जोगी जी के कारण ये हार गया, वो हार गया, और राहुल गांधी तक से शिकायतें की गई, सोनिया गांधी से शिकायतें की गई, और जोगी जी को हमेशा टारगेट पे रखा हारने के बाद कांग्रेस ने। अब तो जोगी जी कांग्रेस में है ही नहीं। लेकिन 2 चीज़ें हैं, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि लगातार ये 3 इलेक्शन में कांग्रेस अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाई? छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का ही गढ़ हुआ करता था। और दूसरा, जोगी जी को बार बार क्यों टारगेट सब लोग करते रहे कि अजीत जोगी है इसलिए हम आ जाते हैं, लोग कहते हैं रमन सिंह सरकार है अजीत जोगी के कारण बनाते हैं, उनके सपोर्ट से बनाते हैं। ये इस तरह के आरोप कितना सत्य आप मानती हैं इन आरोप को? कांग्रेस के लोग भी इस तरह के आरोप लगाते हैं खोल के। नहीं, मैं कह सकती हूँ कि जोगी जी ने कभी यानी हमेशा अपने को, जब तक वो कांग्रेस में थे, मतलब कांग्रेस के प्रति उन्होंने पूरी निष्ठा और मेहनत की, जबकि पिछला जो चुनाव था उसमें मतलब इनकी कई बार मना किया गया डॉक्टरों के भी द्वारा कि इतना दौरा मत करें, क्योंकि खुद नहीं लड़ रहे थे विधानसभा का चुनाव।
पर इन्होंने पूरी निष्ठा और मेहनत करके कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास किया। तो ये आरोप निराधार है कि इन्होंने रमन सिंह जी की मदद की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया। इस बार कांग्रेस क्यों हारती है, आपको क्या लगता है? हर बार देखिए, पिछली बार भी बहुत अंतर नहीं था, 0.75% का अंतर था। और बात बस वही यानी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। अब किस तरफ पलड़ा बैठ गया ये तो दिख ही रहा है, परंतु उम्मीद करते हैं कि इस बार रिजल्ट प्रदेश के हित में अच्छे रहेंगे। एक सवाल और, जोगी जी को तो टारगेट लोगों ने किया ही, लेकिन मैंने देखा लगातार छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो अमित जोगी को भी उतना ही टारगेट किया जाता रहा है। और ज्यादातर लोग कांग्रेस के ही थे जो उनको टारगेट कर रहे थे हमेशा से। कई बार उनके नाम अलग अलग प्रकरणों में आए, कई प्रकरणों में उनको आरोपी भी बनाया गया, हालांकि बाद में फिर उनको क्लीन चिट मिली न्यायालय की तरफ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका आता रहा नाम। अभी जो आपका ये आया टेप अंतागढ़ वाला, उसमें भी उनकी भूमिका पे लोग सवाल उठाते रहे, बहुत सारी चीजें लगातार, और अंततः उनको निष्कासित करा दिया गया कांग्रेस से। तो वो आपके बेटे भी है, देखिए सबसे पहले तो क्यों अमित जोगी को हमेशा टारगेट लोग करते रहे? क्या उनको ये लगता था कि जोगी जी की विरासत को यही कांग्रेस में आगे बढ़ाएंगे, या जोगी जी चूंकि मास लीडर थे, स्टार प्रचारक की हैसियत से वो चुनाव प्रचार करते रहे कांग्रेस का, हालांकि आरोप अलग लगते रहे, पर कांग्रेस उनको स्टार प्रचारक की हैसियत से भेजती भी रही हर सीट पे। तो क्या अमित जोगी उनकी विरासत को आगे ले जाएंगे, ये डर था लोगों के मन में? उनको क्यों टारगेट किया गया? वो तो बहुत शुरुआती दौर में थे अपनी पॉलिटिक्स के, अभी तो इतनी उम्र भी उनकी नहीं है। नहीं, और इस बारे में यही कहना चाहूंगी क्योंकि मैं उसकी माँ भी हूँ जी जी, और परिवार का सदस्य, तो उसकी सारी गतिविधियों पर भी नजर रहती है जी। परंतु जैसे हत्या का आरोप लगा जी, सबसे पहले जी जगी हत्याकांड जी जी, इसकी वजह से उसको जेल भी हुई जी, तो निश्चित ही बहुत दुख भी लगता है कि इस तरह का आचरण उसके द्वारा यानी सोचना भी जी, उसके लिए मैं नहीं समझती हूँ कि एक हम किसी के भी मन में इस तरह का विचार आया होगा। पर जैसा होता है राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप लगे और अंततः उसको जेल भी जाना पड़ा। और एक वो बहुत कठिन समय था, पर सत्य की जीत होती है यही कहकर, मतलब उस समय भी हम लोग ने तसल्ली करने की कोशिश की, पर वो दौर बहुत कठिन जी जी जी। लेकिन हमेशा आपने पूरा जवाब आया नहीं आपका, उनको टारगेट क्यों किया जाता है? अब जैसा आप जवाब आपने प्रश्न में ही पूछा है जी जी, कि जोगी जी को मतलब एक पुत्र एक पिता का के लिए एक कमजोरी माना जाता है जी, या जो भी कहें, उनको जोगी जी को भी कमजोर करने की कोशिश अमित जोगी को कमजोर करके की गई। डॉक्टर साहिबा, अजीत जोगी जी बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहने लगे हैं कि अगली सरकार छत्तीसगढ़ में उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी, उन्हीं की पार्टी की सरकार बनेगी और वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। क्या आप चाहेंगे कि श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री हों, या आप ये चाहेंगे कि आपकी पार्टी, जिस पार्टी की आप वर्तमान में विधायक हैं, उस पार्टी का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में हो? जैसे मैंने आपको बताया और कहा भी है कि मैं इस बारे में भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगी, पर ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मतलब श्री जोगी जी में एक प्रशासनिक दक्षता, एक दूरदृष्टि या एक ऐसी सोच है जिसमें कि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के व्यक्ति का भला करने की क्षमता उनमें है। और ये मैं 40 साल से देखते आ रही हूँ, कलेक्टर के रूप में भी, और 3 साल का जो एक अनुभव उनको मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का मिला, सांसद के रूप में भी इन्होंने 4 बार रहे। तो जहाँ जहाँ मतलब इन्होंने पूरा अपना दृष्टिकोण जब था, उसका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह गरीब व्यक्ति का या यानी अब छत्तीसगढ़ बन गया है तो यहाँ के लोगों का भला हो सके। और जो भी कार्य उन्होंने प्रारंभ किए अब वो लगभग मूर्त रूप ले चुके हैं, चाहे यानी कई बांध के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, मोगरा बांध, राजनांदगांव में समूला डाइवर्शन, महासमुंद में जी कोडार बांध, जब वो कलेक्टर थे तब का है वो कार्य।
तो इस तरह से बहुत से कार्य जो शुरू किए, जहाँ तक राजधानी का भी निर्णय था, उस समय इन्होंने पूरा ग्लोबल टेंडर निकाल के सर्वे कराया था, या हमारा अभी शहीद वीर नारायण सिंह जी का नाम से जो नामकरण हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, तो ये चाहते थे कि सबसे देश का अच्छा और सबसे बड़ा बने, ईडन गार्डन से भी बड़ा, पर किन्हीं कारणोंवश उसे छोटा किया। पर आज भी जब उसके डिज़ाइन या उसकी प्रशंसा होती तो सबको व्यक्तिगत तौर पर गौरव की अनुभूति है। कुल मिला के जोगी जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। कि जोगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख करके आपको खुशी है? नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा रहेगा, आपको भले खुशी ना हो एज ए कांग्रेस लीडर, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए मुझे लगता है अच्छे चीफ मिनिस्टर जोगी जी आना चाहिए जोगी जी को। हाँ, रमन सिंह जी हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, भले व्यक्ति हैं, और परंतु उनके जो 15 साल का शासन का ये कार्यकाल था, प्रशासन और शासन के द्वारा जो कार्य हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि विकास होगा, अच्छे गुणवत्ता के कार्य होंगे, वो उससे निराशा हुई है उन सबको देख कर। आप मेरा एक मिनट, मैं ऊपर आप ही पूछ रहे थे, मैं उसी सवाल को दोहराना चाहती हूँ कि आपने जितनी जीवन में उपलब्धि रही जोगी जी, और आपके उतनी कठिनाइयाँ भी रही, सब साथ साथ चलता रहा जीवन में। जब जोगी जी का एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वो दौर कैसा था? कैसे आप उस चीज़ से उभरे? जोगी जी कैसे उभरे? और जोगी जी की जीवटता हम लोग देखते हैं, वो इतने कष्ट में होने के बावजूद भी सतत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको शारीरिक कष्ट तो है, लेकिन वो हार नहीं माना उन्होंने कभी भी, वो अजय योद्धा की तरह काम करने वाले लोगों में से हैं। तो वो एक्सीडेंट का टाइम और उसके बाद का जो दौर था पूरा, क्योंकि वो व्हील चेयर पे ही लगातार रहे हैं उसके बाद से, वो कैसा एज ए वाइफ फैमिली मेम्बर कैसा आप फील करती हैं सब देख के? संभवतः मैं पेशे से एक चिकित्सक जी हूँ, जी, और 16 साल से इस पेशे से जुड़ी हुई हूँ। तो यह कहिए ईश्वर की कृपा है कि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है जी जी, तो मानसिक रूप से मैं अपने को बहुत ज़्यादा मजबूत या दृढ़ करती हूँ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर उस समय भी मैंने बिल्कुल, यानी अब जब पलट कर देखती हूँ कि घबराहट या कुछ नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं था, आपा नहीं खोया आपने, एक आंसू भी मेरे टपके नहीं होंगे, यानी पर जल्दी जल्दी मतलब कि ये कर लें वो कर लें कि किसी तरह, यानी जब आए ये वहाँ मैनपुर के पास एक्सीडेंट हुआ था और MMI हॉस्पिटल आए तो पल्स भी नहीं थी, ब्लड प्रेशर भी नहीं था। डॉक्टर SN मंडेरिया इनका इलाज कर रहे थे, तो उनको 4 घंटे तो स्टेबलाइज करने में लग गया। तो मतलब उस समय भी जो जो निर्णय लेना था, कोई कह रहा था कि दिल्ली ले जाए, कोई कह रहा था बॉम्बे ले जाए, बॉम्बे हॉस्पिटल। तो अंततः यानी डॉक्टर मंडेरिया जो इलाज ही कर रहे थे, मैंने कहा आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा बॉम्बे ले जाएं, डॉक्टर देव पुजारी वहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने उन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग ली है। तो फिर मतलब सोनिया जी से लेकर सुषमा स्वराज जी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी, उनसे भी मेरी बात हुई कि आप एम्स में जल्दी से शिफ्ट करें। और मैं भी चाहती थी कि दिल्ली मेरे लिए सुविधाजनक था, क्योंकि हम लोग फेमिलियर थे, वहाँ रहने का भी व्यवस्था हो जाती भवन वगैरह में। पर फिर भी मैं डॉक्टर की राय के अनुसार उन्हें वहाँ ले गई, और इसके बाद लंदन ले जाने की भी बात हुई। तो जो इनके लिए अच्छा लगा, मतलब मैं और जोगी जी अकेले, हम दोनों 1 महीने करीब वहाँ रहे। और तो कहने का अर्थ कि ईश्वर की शक्ति ही देता है जब विपत्ति आती है विपरीत परिस्थितियों में, और वो सब दौर निकल चुका है। मैं भी ये राजनीति से हट के जी, आपका परिवार सोनिया जी के बड़े करीब रहा है, और स्पेशली आपको तो बहुत ही करीबी माना जाता है। जब सोनिया जी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी तो जोगी जी प्रवक्ता थे, और उनको एक प्रोजेक्शन में बहुत बड़ी जोगी जी की भूमिका भी रही, वो राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से भी आप लोग बड़े क्लोज हैं। क्या सोनिया जी कभी उनका हालचाल पूछती हैं आपसे, अगर आपसे इंटरेक्शन होता है या आपसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जोगी जी कैसे हैं, ठीक हैं? जी जी, नहीं मतलब जोगी जी बहुत करीबी थे, और आज भी उनके और मेरे मन में सोनिया जी के लिए उतना ही सम्मान है जैसा पहले था।
एक संयोग था कि जब मेरी बेटी का निधन हुआ इंदौर में, और उसी दिन उनकी रैली थी वहाँ 2 बजे। अच्छा। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और ये भी 2-3 दिन पहले आ गए थे कि तैयारी, और वो मतलब पहली रैली हो रही थी उनके अध्यक्ष बनने के बाद। तो वो पहले सीधे रैली में ना जाकर घर पर आई हमारे शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। इसके बाद मेरे भाई का भी विगत 5 साल पहले निधन हुआ दिल्ली में, तो वो एस्कॉर्ट में उसके निधन के पश्चात आई, और मतलब ऐसा मैं समझती हूँ बहुत ही कम लोगों के उसमें गई होंगी। और 2005 में जब जोगी जी को एकदम इनका बीपी लो हो गया था कुछ एक्सर्शन की वजह से, या और बहुत ही यानी यदि वो नहीं आती तो शायद आज ये कह सकते कि वो जीवित भी नहीं रहते, क्योंकि ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबली लो। डॉक्टर हूँ इसलिए कहती पूरे इन्वर्टेड टी वेव ECG में दिख रही थी। और वो आई 2 घंटे रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठंड के दिन थे दिसंबर, खड़ी रही। और उसके बाद अहमद पटेल जी और सुरेश पचौरी भी आए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर त्रेहन तब एस्कॉर्ट में थे कि उनको फ़ोन करो, वो एम्बुलेंस लेकर आए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और शिफ्ट किया उन्होंने, और तब वो गई। मैंने उनसे कई बार निवेदन किया मैडम आप बैठ जाइए, तो वो नहीं, खड़ी रही। तो इन सब चीज़ों के कारण मतलब ये कह सकती हूँ कि उन्होंने एक परिवार के रूप में हम लोगों को जो प्रेम और स्नेह दिया, उसके लिए तो ना सिर्फ मैं, जोगी जी भी जीवन भर उनके एहसानमंद और कर्जदार हैं। वो मैं जो मूल प्रश्न था, अभी आपसे मिलते हैं तो पूछती हैं क्या वो कैसे हैं? उसके जब से ये इन्होंने नई पार्टी बनाई तो न मुलाकात हुई जी। ये चर्चा बीच बीच अक्सर होती रहती है, संकोचवश मैंने भी ना उनसे टाइम लिया, और यानी किस मुंह से जाऊं यही सोच कर। डॉक्टर साहब, एक चर्चा अक्सर होती है कार्यकर्ताओं के बीच भी, आम आदमी के बीच भी, कि जोगी जी कभी भी कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत ही आत्मीय और पारिवारिक रिश्ते गांधी परिवार से आप लोगों के हैं। मतलब सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी से उन आत्मीय रिश्तों के बीच कभी अगर सोनिया गांधी जी की तरफ से पहल होती है, तो क्या अजीत जोगी जी को दोबारा कांग्रेस में शामिल कराने में आपकी भूमिका का कहीं कोई मूल्य हो? देखिए, मुझसे ज़्यादा मतलब जोगी जी उनके करीब हैं जी, क्योंकि जब प्रवक्ता थे तो इनको मतलब हम लोगों को जैसे टाइम लेना पड़ता है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पर वो एक ऐसा दौर था 2-3 साल का कि वो बिना, मैं समझती हूँ माधवराव सिंधिया जी और जोगी जी ऐसा ये बताते थे कि ये कभी भी मतलब बिना टाइमली ऑफिशियली मतलब अंदर जा सकते थे जो भी चर्चा करने के लिए। तो ये सम्मान उन्हें मिला। तो मैं, मुझसे ज़्यादा जोगी जी उनके करीब हैं, और इस प्रश्न का उत्तर जो आपके हमेशा मैं अधूरे रह जाते छोड़ देती हूँ कि वो ही बेहतर दे पाएंगे। आपको हम फ्री करेंगे 2-4 सवाल हमारे बस करके, हम बहुत आपसे क्या बात करके मन नहीं भर रहा हम लोगों का। अच्छा, आप कभी जोगी जी कहती हैं अब बहुत हो गया, छोड़ो ना, क्या करना है, अब आराम करो, कभी आप पत्नी होने के नाते सलाह देती हैं जोगी जी को? नहीं, मैंने देखा है कि अगर 2 शब्दों में इसकी व्याख्या करूं कि ये वर्क अल्कोहलिक है, यानी इनको नशा काम का है, और जब तक ये कुछ ना कुछ करते नहीं रहे कलेक्टर के रूप में भी, जैसे रायपुर में हम लोग बैठे हैं तब कलेक्टर यानी 3 ज़िले, अब तो 5 ज़िले हो गए रायपुर के, तो 3 दिन उसमें वो दौरा करते थे, और उन दिनों कलेक्टर के पास होती थी एक जीप जिसमें ना गर्मी बरसात हर मौसम में मतलब वही जीप में ही ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये अपना लकड़ी की एक छोटी पेटी में राशन रख कर कहीं भी चले जाते थे। एक सरप्राइज इनका दौरा होता था 3 दिन तक, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर काफी बड़ा एरिया था जी वो इधर, तो मतलब ये औचक निरीक्षण भी करते थे और कहीं भी रुक जाते थे, तो इसलिए पूरा कंट्रोल जिले में बना रहता था इनका। तो इनको जब तक ये लगातार
काम में या लोगों से मिलने में व्यस्त नहीं रहे। जी। अभी 3 दिन डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा, तो आज ये पूछ रहे थे कि मैं अब कल से सोचता हूँ कि निकलना चाहिए इन्हें। जी। आप लोग की शादी कैसे हुई थी मैम? मतलब लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या आप लोग कैसे मिले पहली बार? देखिए, मैं तो वेलोर में पढ़ती थी साउथ में, और ये इनका पूरा मतलब एजुकेशन यहीं मध्य प्रदेश MACT और पेंडर रोड में 12वीं तक। तो मेरी एक बड़ी माँ, अभी उनका पिछले हफ्ते ही निधन हुआ, 103 वर्ष की थी। तो मैं पेंडर रोड गई, उनके पास मिलने गई जब मेरा वेलोर से प्रशिक्षण पूरा हुआ। और इसी बीच ECFMG एक परीक्षा होती थी, एजुकेशन काउंसिल फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, अमेरिका में जाकर मैंने दी और पास भी हो गई। पर वो समय था 3-4 महीने का कि मुझे कहाँ किस हॉस्पिटल में दाखिला मिले। मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे एक तरह से प्रेरणा दी कि तुम यहीं रहो हिंदुस्तान में और जोगी जी से शादी करो, क्योंकि उनका भी घर 2-3 घर छोड़कर था। और वो सीधी में कलेक्टर नियुक्त हो गए थे। और थोड़ा वहाँ जब एक बार कलेक्टर, बिलासपुर कलेक्टर पेंडर रोड निरीक्षण वगैरह के लिए आए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ का जैसे ना चहल पहल और ताम झाम जिसको कहे देख करके। कलेक्टर का रुतबा वैसे भी आज भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस जमाने में तो राजा अपने इलाके का कलेक्टर ज़्यादा ही होता था। जी। और हमारा घर वहीं तहसील के सामने था बड़ी माँ का। जी। तो मतलब ये सब देख के उन्होंने मेन जो मेरा ब्रेन वॉश करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और मुझे खुशी है कि अंतिम उनका जब संस्कार हुआ तो उनके बच्चे तो नहीं, मैं ही वहाँ पहुँच सकी और वो कार्यभार भी मैंने निभाया। तो इस प्रकार जोगी जी फिर मिलने आए एक बार घर पर। लाइट भी नहीं चली गई, छोटा गांव है। और फिर उन्होंने, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया। शुरू में तो मतलब जो भी था, आपको देख के ऐसे पसंद उन्होंने झट से कर लिया होगा वैसे भी। अच्छा आपको देख नहीं पाए थे? उन्होंने कैसे किसको पसंद किया? जी। जोगी जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले पत्र उन्होंने लिखा था, उसका जवाब भी आपने दिया था फिर। हाँ, उन्होंने क्या पत्र में लिखा था आपको बता ही देती हूँ। उन्होंने कहा था कि शादी विवाह तो ऊपर, यानी जैसे ऊपर तय होते हैं, परंतु हम लोग एक अच्छे मित्र के रूप में रह सकते हैं। जी। एक दुख सुख एक दूसरे का। तो मैंने भी फिर बड़ी माँ ने ही कहा कि मैंने कहा जवाब दूं नहीं दूं। ये बाय हैंड दिए थे आपको, बाय पोस्ट? नहीं, बाय पोस्ट। अच्छा। सीधी चले गए कलेक्टर थे। जी। तो फिर मैंने भी, उन्होंने बड़ी माँ के कहने से मैंने भी लिखा कि ठीक है, मतलब ये प्रश्न तो मतलब अभी एकदम तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। और तब मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं भी, मेरी बड़ी बहन थी अमेरिका में, तो वहाँ जाऊँ। फिर धीरे धीरे ये पत्र व्यवहार चलता रहा। और कभी ऐसा होता है कि फेसबुक और ये होता है ट्विटर सब क्या होता है? वो ठीक है नहीं था। एक मैंने हफ्ते के बाद तो चिट्ठी आती थी और वो धीरे धीरे वो चला। तो मेरा सवाल है कि कभी जोगी जी जैसे राजनीतिक दौरे करके आते हैं और उनको कभी होता है कि रेणु जी आज ये पका के खिला दीजिए, आज ये बना के खिला दीजिए, कभी ऐसी सिचुएशन होती है? नहीं, वो लंदन में ज़रूर उनकी सब फरमाइशें मैंने पूरी की। और वो एक महीने जो मैंने मतलब कलेक्टर 4 जिलों में रहे, और जैसे रायपुर, इंदौर, सीधी, शहडोल, तो ईश्वर की कृपा से अच्छे बनाने वाले खाना मतलब मिलते रहे। पर हाँ, लंदन में मेरी पूरी पाक कला की परीक्षा हो गई और मैं समझती हूँ सफल भी रही उसमें। जी। डॉक्टर जोगी जी, अगेन पॉलिटिकल क्वेश्चन। हाँ जी। खुदा न खास्ता अजीत जोगी की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया छत्तीसगढ़, बात आएगी सरकार बनाने में। जोगी जी के घर में 3 चेहरे होंगे मुख्यमंत्री जी, श्री अजीत जोगी, श्रीमती डॉक्टर रेणु जोशी और श्री अमित जोगी। प्राथमिकता में कौन चेहरा होगा? अब ये प्रश्न कैसा, अब काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। बहुत सारे, अगर ये खुदा न खास्ता मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो गया तो आप भी कुछ बताइए कि अगर के साथ आप भी कुछ जवाब दे दीजिए। चलिए, अगर विश्व मतलब कि अगर के साथ अगर कहना है तो योग्यता की दृष्टि से
जोगी जी ही प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए ठीक होंगे, परंतु अभी मैं अपने कांग्रेस पार्टी के अनुशासन और सबसे बंधी हुई हूँ, इसलिए अगर मगर वाला जवाब दिया है। और अभी तो मैं कांग्रेस की आपने बात की, तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ प्रश्न मेरा है। कांग्रेस में अभी कुछ समय पहले एक बड़ा फेरबदल हुआ जी, और उस फेरबदल से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, जो अभी फेरबदल हुआ है, मैंने कहा ना, नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं श्री राहुल गांधी जी। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जो बदलाव हुआ, मतलब 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए उन्होंने, चुनाव की कमान चरणदास महंत को दे दी। कार्यकारी मतलब हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जी के द्वारा ही बना हुआ है फेरबदल। जी जी, तो उसका मैं सम्मान करती हूँ कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते, और उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा। आने वाले चुनाव को देखकर संगठन को मजबूत किया है, इसलिए मैं उसका सम्मान भी करती हूँ और स्वीकार भी करती हूँ। जी जी जी, पूछ लीजिए। हम लोग सभी चीजों पे चर्चा कर लिया, अमित जी के बारे में कुछ बात नहीं हुई। उनका स्वभाव कैसे था? पिताजी के टाइप बहुत हठी थे, जिद्दी थे, वो आपको उनका सबसे अच्छा क्या गुण लगता है बचपन से? जो जी, बचपन से उसको 4th क्लास से तो स्कूल हॉस्टल, अच्छा, क्योंकि तभी राजनीति में जोगी जी आए। अच्छा, और मेरा भी था कि मैं डेपुटेशन पे दिल्ली 8 माह के लिए ही जा पाई, तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उनको ऊटी लॉरेंस स्कूल लवडेल में डाल दिया था, तो वो वहाँ पढ़ा। और ऐसे जिद्दी थे क्या बचपन से? उस समय तो नहीं था जब घर आया तब जरूर वापस। वो बचपन का हिसाब किताब बच्चे लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वो समय उनको नहीं मिल पाता ना, वर्किंग पेरेंट्स। हॉस्टल का बहुत तगड़ा था। और ऋचा जी में कितनी संभावनाएं देख रही हैं आप? ऋचा जी भी अब मेरे को लगता है महिलाओं में जान फूंक रही हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की काफ़ी अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग भी हम देख रहे हैं। आपको कितनी संभावना दिखती है उनमें? अब एक सास के रूप में जी जी, नहीं सास के रूप में ही चाहिए, वो पार्टी वाली तो कोई बात ही नहीं है वहाँ तो आप फिर चाहती हूँ। और जोगी जी भी संभवतः चाहते हैं कि हमारा परिवार आगे बढ़े, और राजनीति तो कभी भी हो सकती है जी, पर मन की बात जो आजकल सब कोई करते हैं, तो मैंने अंत में अपनी मन की बात कह दिया। बिल्कुल। तो अगर कोई का सवाल छूट रहा हो तो आप लोग कर सकते हैं, तो फिर हम इसको हम खत्म करेंगे। जी जी, राजीव गांधी जी जब थे तब भी कांग्रेस से मोदी के थ्रू या से जुड़े रहे। फिर आपने सोनिया गांधी जी का भी कार्यकाल देखा, अब राहुल जी है, तीनों की कार्यशैली में कितनी सिमिलरिटी है और कितना डिफरेंस? नहीं, और ये भी बता दूं आपको, इन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी कार्यकाल देखा है, क्योंकि 74 से प्रशासनिक सेवा में थे और इमरजेंसी भी लगी तब ये सीधी जिले में थे। और इंदौर में श्रीमती इंदिरा गांधी जी 2 बार आई, कस्तूरबा ग्राम वहाँ है, श्रीमती निर्मला पांडे जी के साथ वो आई वहाँ, और विमेंस कुछ कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन वगैरह करने। तो अब ये प्रश्न तो का जवाब बस मैं ये सुधारते हुए कि इंदिरा गांधी जी का भी ज़माना इन्होंने देखा है, तो इनसे ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मैं समझती हूँ व्यक्तिगत तौर पे जो उसने उनको राजीव गांधी जी से मिला, जब पायलट के रूप में यहाँ आते थे और ये कलेक्टर थे, और जब सांसद भी चुने गए तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनकी ही सहमति और जो भी था, और मतलब 6 साल कम से कम, यानी कम से कम 5 साल 86 से लेकर 91 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उनके साथ जुड़े थे। और मृत्यु के पूर्व एक बार वो मऊ आए थे, अंबेडकर जी की जन्मस्थली है वहाँ, तो जीप जोगी जी ही ड्राइव कर रहे थे, खुली जीप थी, और बगल में राजीव गांधी जी बैठे थे। और 1-2 बार तो मैं भी उनके मतलब मिली उनसे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत प्रेम से मिलते थे। और
सबसे अधिक लंबा समय और सबसे अधिक जो इन्हें हासिल हुआ राजनीतिक रूप से, वो सोनिया गांधी जी ने ही इनको लिया। प्रवक्ता बनाने से लेके शुरुआती ब्रेक ज़रूर सीताराम केसरी जी ने दी थी, श्री BN गाडगिल जी के असिस्टेंट प्रवक्ता के रूप में, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तब। और फिर जो भी मिला प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, और दोबारा मतलब फिर मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य, फिर लोकसभा का टिकट आदि यानी उन्हीं के द्वारा दिया गया। मैं एक अंतिम आपको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है, एक विधायक का या चश्मा बांटने वाली मैडम का? तो चश्मा वो ज्यादा पॉपुलर है, लोग आज भी लोग जो है, कई लोगों ने तो यहाँ तक मुझे ये प्रश्न भी पूछा कि वो मैडम से ये पूछिएगा कि वो क्या फिर से हमको चश्मा बांटने आएंगी क्या? जी कल देखिए अभी भी मैं जा रही हूँ, तो ये जनवरी में ही अपने क्षेत्र में मैं चश्मा बांटती हूँ और लोग उसका विरोध भी करते हैं कि इससे आप मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। तो अभी 1000 चश्मे बने रखे हैं। अच्छा। जी, आधे बढ़ चुके हैं। पेंड्रा में एक कैंप लगा था और अभी देवभोग वाले भी, क्योंकि पहले हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो दूरस्थ अंचलों में जाते थे, तो वहाँ मैं प्रॉमिस करके आई हूँ और निकट अगले माह वहाँ भी जाऊँगी। जी जी। बांटना मतलब जांच करके बांटना ना, ऐसे नहीं। आप डॉक्टर हैं, स्वाभाविक है कि आप तो अभी भी देखते हैं आप उनको जाएंगे तो? जी हाँ, अभी मतलब लगने ही वाला है और मैं चाहूँगी अगर आप आ सके तो अच्छा लगेगा। जाएंगे क्या, हमें ले चलें? हाँ, अमरकंटक का इलाका है, बैगा लोग के लिए मुझे परमिशन मिली है कि बैगा जनजाति के लिए। आप लिख भी रही हैं कुछ अभी? हाँ, 51 पेज हो गए हैं। जी जी, पुस्तक आप लिख रही हैं अभी जोगी जी के ऊपर। जी जी जी। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने बार बार जैसा कि कहा कि अभी हम लोगों की आत्मा तृप्त नहीं हुई है आपसे बात करके, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, आपसे रूबरू होने का मौका पत्रकारों को कम ही मिलता है। और बहुत अच्छा लगा, आपका व्यक्तित्व भी इतना सौम्य है, जैसा सब आपकी तारीफ करते हैं हम लोगों ने पूरी बातचीत के दौरान आपको पाया। लेकिन आज एक चीज और सामने आई एक निकल के बाद, कि आप भी उतनी शार्प लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, कि आप किस तरह से सवालों से बच जाना है आपको, वो आपने बखूबी किया है। क्योंकि स्पेशली मधुकर जी तो बिल्कुल कुछ जानना ही चाह रहे थे आपसे, बार बार उन्होंने घुमा फिरा के पूछना भी चाहा, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी बात को रखा सामने। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी भी बढ़ी होगी। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए glibs.in। For exclusive news, keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal, glibs.in.